वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। कुछ दिनों के गैप के बाद ये वीडियो आ रही है। वो तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण नहीं आ पा रहा था। आज की वीडियो का टाइटल है 24 नवंबर 2025। इसमें बेसिकली ना 23 और 24 के न्यूज़ को शामिल किया गया है। 24 का न्यूज़ जो 6 o'clock तक आपका आया था, ठीक है। तो आज के न्यूज़ में बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है। धर्मेंद्र, आप जानते हैं, हिंदी फिल्म के बहुत ही पुराने एक्टर, फेमस एक्टर सॉरी, उनका निधन हो गया है। फिर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस दिल्ली में। जस्टिस सूर्यकांत को 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ दिलाया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडियन नेवी ने कमीशन किया है फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जम्मू कश्मीर में जो मनरेगा होगा उसमें 150 मैन डेज का वर्क मिलेगा इन 1 फाइनेंशियल ईयर, जबकि नॉर्मली कितना होता है 100 डेज का इसमें मनरेगा में काम दिया जाता है। फिर G20 समिट मीटिंग जोहान्सबर्ग में आपका ख़त्म हो गया। और फिर वहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो अगला G20 समिट मीटिंग होगा USA में होगा, ठीक है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और साथ साथ वहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फोरम्स के लीडर्स का मीटिंग भी हुआ था। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनाग्रेट किया है 2nd एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रपति निलायम में, ठीक है। तो राष्ट्रपति निलायम कहाँ है, क्यों सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में जानेंगे। इंडिया इजराइल ने फ्री ट्रेड टॉक्स को शुरू करने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है उसके बारे में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आज ही अपलोड किया गया था जिसमें एक्सप्लेन किया गया था फ्री ट्रेड क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, WTO के तहत आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, डिटेल में इसके बारे में किया गया है, काइंडली उसको आप देख लेना, ठीक है, ये वाला। फिर स्पोर्ट्स में लक्ष्य सेन, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन्स का सिंगल्स का टाइटल। और जो पहली ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको इंडिया ने जीत लिया है। और फिर लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। तो पहला न्यूज़ है धर्मेंद्र साहब के बारे में, उनका आज डेथ हो गया, ठीक है, मुंबई में हो गया था उनका डेथ। धर्मेंद्र जी के बारे में देखो बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो बॉलीवुड के हिंदी फिल्म के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, ठीक है। शोले इनकी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। एग्ज़ाम के हिसाब से देखो हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं। पहले चीज़ ये याद रखना, धर्मेंद्र जी जो है ना, इनको बॉलीवुड का कहा जाता था ही मैन, ठीक है, इनको बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। और धर्मपाजी भी कहा जाता था, क्योंकि पंजाब के थे ना ये, इसलिए इनको एल्डर ब्रदर को पाजी भी बोलते हैं। इनका असली नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल, क्योंकि इसलिए देखिए इनके जो बेटे हैं ना, सनी देओल या फिर बॉबी देओल, वो देओल भी लगाते हैं, लेकिन ये फिल्म में सिर्फ अपना नाम धर्मेंद्र रखते थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था लुधियाना में, पंजाब में। इनकी जो पहली मूवी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये पहली मूवी थी। इनकी जो आखिरी मूवी है ना 21, ये कह रहे हैं कि अगले मंथ दिसंबर में रिलीज होगा। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, उन पे ये कहानी बनाई गई है, उन पे ये फिल्म बनाई गई है। इसके जो हीरो हैं वो अगस्त नंदा है। अगस्त नंदा कौन है? अमिताभ बच्चन की बेटी है श्वेता नंदा। श्वेता बच्चन, उनकी शादी हुई नंदा परिवार से। नंदा परिवार इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आपने कभी स्कॉट्स है ना, स्कॉट्स के ट्रैक्टर देखे होंगे, ये उसी फैमिली के हैं। तो श्वेता बच्चन की या श्वेता नंदा की जो बेटे हैं ना अगस्त नंदा, ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म का नाम क्या है? 21। ये लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उनकी ज़िंदगी पे आधारित ये फिल्म है 21, ठीक है। धर्मेंद्र जी देखो पॉपुलर बहुत थे, ठीक है, लेकिन इनको ना अवार्ड बहुत ही कम मिला है, ठीक है। इनको एक बार 1997 में मिला था फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और 2012 में इंडिया का जो तीसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था।
इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वह है आपका भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्मा सीरीज। पद्मा में सबसे बड़ा जो होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो इस तरह से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसलिए स्केल में कहे तो ये थर्ड पोजीशन पे आता है पद्म भूषण। फिर शिवराज सिंह चौहान, ये है ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया है आपका 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस। ये है ML जाट, मांगीलाल जाट। ये ICAR होता है ना, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च का ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके ये हेड है मांगीलाल जाट। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, आज शुरू हुआ है। ठीक है, 24 को शिवराज सिंह चौहान ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसका वेन्यू क्या था? ठीक है, इसका वेन्यू था आपका न्यू दिल्ली में। इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? इसका ऑर्गेनाइजर है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। ये मेन बॉडी है जो इसको ऑर्गेनाइज करता है। उसने इसको ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो पूसा में है आपका। ठीक है, पूसा करोल बाग मतलब न्यू दिल्ली में ही है आपका। फिर द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, एग्रोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है ना मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसी के बारे में साइंटिस्ट आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, फिर बातचीत करते हैं कि भारत में किस तरह से एग्रीकल्चर को और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे उसका मैनेजमेंट किया सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। ध्यान ये रखना, जो 5th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस हुआ था वो आपका हैदराबाद में हुआ था 2001। इसका मतलब कितने साल के बाद ये हो रहा है? ये हो रहा है आपका 4 इयर्स के बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से देखो क्या आएगा। पहला कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, और कितने सालों के बाद हो रहा है? 4 इयर्स के बाद हो रहा है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑफ कोर्स इसको इनॉग्रेट किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, प्लस ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की हैसियत से आए थे। अब बात आ गई इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। ठीक है, लेकिन इससे पहले बात करने से पहले जो 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस हुआ था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। ठीक है, ये उसका थीम था, बहुत लंबा है। इसमें एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो एग्रोनॉमी ढूंढना, री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी शुरू में ही आ जाता है, इससे काम बन जाएगा। थोड़ा सा जान ले इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इसको 1955 में सेटअप किया गया था। ठीक है, और सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था 1957 में। ये बेसिकली आता है अंडर द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर SK शर्मा। कहते हैं ये भारत का सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल साइंटिफिक बॉडी है अमंग द कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी कि भारत में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनका ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल साइंटिफिक बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर SK शर्मा। तो ये हो गया इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में। फिर ये न्यूज़ तो बहुत दिनों से चल रहा है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत को प्रेसिडेंट ने स्वर्न इन किया एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं जजों के, उनका जो शपथ होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है, या फिर वो शपथ लेते हैं उसके सामने जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं आ पाते तो उनके द्वारा जो नॉमिनेट किया हुआ बंदा होता है ना, उसके सामने चीफ जस्टिस शपथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुद द्रौपदी मुर्मू साहब थी, उन्होंने शपथ दिलाया किसको? चीफ जस्टिस सूर्यकांत को। ये हरियाणा से हैं। ठीक है, अब देखो इसको एडमिनिस्टर किया गया था कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में एक है ना, ये अंग्रेजों के समय बनाया गया था। इसमें आपका रहता कौन था? गवर्नर जनरल्स, या फिर बाद में वाइसरॉयज। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल का जो घर था
वो था, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, राष्ट्रपति भवन के रूप में। यहाँ पे गणतंत्र मंडप, पहले आपने कभी शायद सुना होगा, वहाँ पे एक अशोका हॉल होते थे और एक दरबार हॉल हुआ करता था। पिछले साल यानी 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। जो दरबार हॉल था, ठीक है, दरबार हॉल का मतलब ये ना, राजे महाराजा जहाँ पे दूसरे राजे महाराजे या अपने सामंत से मिलते थे, अंग्रेजों के समय यही नाम दिया गया था उसका। मोदी सरकार ने क्या किया, दरबार हॉल का नाम चेंज करके उसको कर दिया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, और जो अशोका हॉल था उसको कर दिया गया है अशोक मंडप। ठीक है, तो गणतंत्र मंडप का पहले नाम क्या था, दरबार हॉल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन जो होता है वो है। जस्टिस सूर्यकांत से पहले कौन थे आपके चीफ जस्टिस, ये थे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, BR गवई के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। जस्टिस गवई पहले शेड्यूल कास्ट हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, ये रिटायर हो गए थे 23 नवंबर 2025 को, और जानते हो, ठीक है, और इसीलिए देखो 24 को स्वर्ण इन किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। जस्टिस सूर्यकांत रिटायर करेंगे कब, 9 फरवरी 2027 को। ठीक है, क्यों, हमेशा याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हो, उनका जो रिटायरमेंट होता है ना, उसका कोई टर्म पीरियड नहीं होता, जैसे 4 साल 5 साल काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनका होता है एज। जिस दिन इनका एज हो जाता है 65 ईयर्स का, ये रिटायर हो जाते हैं। तो 65 ईयर्स इनका कब होने वाला है, 9 फरवरी 2027 को। इसका मतलब उस दिन ये रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस सूर्यकांत बेसिकली हैं कहाँ से, ये हरियाणा के हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जान लो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो था ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एग्जिस्टेंस में आया था 28 जनवरी 1950, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। ठीक है, तो वही फेडरल कोर्ट जो है ना, बाद में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूप में ये अस्तित्व में कब आया, 28 जनवरी 1950 को। जो जज थे फेडरल कोर्ट के, वही सब फिर से उन्होंने शपथ लिया, भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, 34। उस समय 7 हुआ करते थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाती गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है। तो पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या होती है ना, जो उनका स्ट्रेंथ होता है, वो उसको बढ़ा सकता है। अभी टोटल जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34। जब भी कहते हैं ना टोटल जज, हमेशा याद रखना, टोटल जज जब भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। ये भी ही इज ऑल्सो वन ऑफ द जजेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो टोटल होते हैं 34। फिर जैसे स्टैटिक पोर्शन के लिए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हरिलाल जयकिशुनदास कानिया। जय कुसुमदास है ये। ठीक है, तो जय किशन दास ऐसे लिखा जाता है इनका नाम। HJ कानिया भी बहुत जगह आप देखते हो। ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, सॉरी, ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। फिर सबसे लंबे समय तक, क्योंकि आप जानते हो कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो रिटायरमेंट का एज होता है 65 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो भारत के 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनका नाम था जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इन्हीं के बेटे थे DY चंद्रचूड़, जो रिटायर हुए थे। ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2-3 साल पहले, 2 साल पहले ये रिटायर हुए थे। तो जो 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, लगभग 7 ईयर्स तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। सबसे कम समय तो 22nd जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, KN सिंह, कमल नारायण सिंह, ये कितने दिन के लिए थे, मात्र 17 डेज के लिए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है टिपिकल लॉन्गेस्ट सर्विंग, शॉर्टेस्ट सर्विंग। इनका रिटायरमेंट एज कितना होता है, 65। यहाँ तक क्लियर है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन
इसमें छोड़ो, इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है। आज यानी 24 नवंबर को कमीशन किया गया है, फॉर्मली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASW SWC। ये जो सेरेमनी था ना, ये मुंबई में हुआ था, मुंबई डॉक में, क्योंकि इसको ना वेस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया है। और मज़े की बात क्या है, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, ये देखो, ये आर्मी का ड्रेस है। और भारत के अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो थे ना, ये चीफ गेस्ट थे, इसलिए इनका यहाँ पे फोटो लगाया गया है। ये दोनों नेवी के हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो माही क्लास शिप है, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट इसने किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। कोची का है, ये केरला में है, ठीक है। 8 इस तरह के शिप्स बनेंगे, जिसमें से फॉर्मली ये पहला शिप था जिसको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, ठीक है। देखो, कोचिन शिपयार्ड ने पहले ही बना के दे दिया था इंडियन नेवी को, लेकिन फिर उसके बाद इंडियन नेवी ना अपना ट्रायल वगैरह करता है, फिर एक फॉर्मल सेरेमनी होता है जिसमें इसको विधिवत शामिल किया जाता है इंडियन नेवी में। तो जब तक इंडियन नेवी में शामिल नहीं किया जाएगा ना, इस शिप का नाम होगा माहे। जैसे ही इसको इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा, उसके आगे नाम लगा दिया जाता है INS। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो INS का मतलब है कि इसको फॉर्मली नेवी वालों में इंडक्ट कर दिया गया है। ये जो माहे है ना, ये बेसिकली कोस्टल टाउन है। कोस्टल टाउन है किसका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। आप जानते हो जो पुडुचेरी है वो एक कंटिक्वस ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली का ये एरिया हो गया, ये चंडीगढ़ है तो ये चंडीगढ़ का एरिया हो गया, नहीं। पुडुचेरी ना 4 जगह फैला हुआ है। एक को कहते हैं, एरिया जो है उसको कहते हैं पुडुचेरी, एक है कराईकल, एक है माहे और एक है यानम, ठीक है। ये 4 जगह फैला हुआ है पुडुचेरी। उसी में से एक माहे है ना, जो मलाबार कोस्ट में है, केरला के तरफ है ये, ठीक है। उसी के नाम पे शिप का नाम रखा गया है माहे क्लास, ठीक है, ठीक है। ये देखो बेसिकली है क्या, इसमें देखो एक वर्ड क्या होता है, ASW एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट, SWC शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो का मतलब होता है ना उथला, जैसे जो समुद्र का तट है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आप डीप समुद्र की ओर जाओगे ना, पानी बहुत गहरा होना शुरू हो जाता है, तो वो शैलो वाटर है। इसका मतलब ये जो है वो बेसिकली काम करेगा कहाँ पे, कोस्टल एरिया में काम करेगा, ठीक है। फिर एक वर्ड क्या यूज़ किया है, एंटी सबमरीन, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये हंट किसको करेगा, ये पनडुब्बियों को करेगा, सबमरीन को करेगा। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, उसने भारत में खुद इस तरह के वेसल्स बनने चाहिए जो हमारे कोस्टल एरिया में दुश्मन के सबमरीन को पकड़ सके, डिटेक्ट करे, उसको मार के ख़त्म करे, या फिर अगर कोई चुपके से आके वहाँ पे माइंस बिछा दे, ठीक है, तो फिर उसको डिटेक्ट करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। तो कोस्टल एरिया के सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेंडर निकाला था, एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, जिसमें टोटल आपके 16 बनने थे, 16, ठीक है, 16 बनने थे ASW SWC। और ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है किसको, अभय क्लास कॉर्वेट्स को, जो हम लोगों ने सोवियत यूनियन से खरीदा था। और इसको शामिल कब किया गया था, 1989 में किया गया था। इसका मतलब ये बहुत आउटडेटेड हो गया ना आज के हिसाब से। तो इसको रिप्लेस करने के लिए भारत में खुद अपना शिप बनाने का डिसीजन लिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 16 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और इसको स्प्लिट कर दिया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इसको GRSE भी बोलते हैं, बहुत जगह आप देखोगे ये लिखा रहेगा GRSE कोलकाता, ये भारत सरकार का है, ठीक है, PSU है, ये भारत सरकार का है। तो 8 बोला गया कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता बनाएगा, और 8 जो है ना वो काम दिया गया कोचिन शिपयार्ड को, ठीक है। जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बनाएंगे, उसके शिप का नाम रखा गया अर्नाला क्लास,
अर्नाला ना महाराष्ट्र में एक फोर्ट है और शिवाजी के समय ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके नाम पे रखा गया अर्नाला क्लास। उसमें से सब जो है ना ए से स्टार्ट होते हैं। 8 वेसल्स जो है उनका नाम है अर्नाला, अजनदीप, मिनी, अग्रे, अंद्रोद, अक्षय, अजिकल और अजय। ये 8 बनेंगे। कोचिन वाले जो बनाएंगे ना उसमें कहा जाएगा माहे क्लास। माहे क्लास का मतलब होता है ना जो पहला वेसल बनेगा उसमें, उसी के नाम पे होता है। जैसे इसको गार्डन रीच वाले को कहते हैं अर्नाला क्लास, क्योंकि जो पहला शिप बन के जो इंडक्ट हुआ था इंडियन नेवी में उसको अर्नाला नाम दिया गया था, INS अर्नाला, तो फिर अर्नाला क्लास हो गया। इसी तरह कोचिन शिपयार्ड जो बनाएगा पहला शिप कौन है, माहे, इसीलिए इसका सारा शिप जो इसमें बनेगा ना सबको माहे क्लास बोला जाएगा। जबकि नाम अलग अलग होगा, मालवा होगा, मंगरोल होगा, मलपी होगा, मुल्की होगा, इस तरह के नाम है। ये 5 नाम मुझे मिले, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये कोचिन शिपयार्ड बनेगा। ये तो क्लियर है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसको बनाया जाता है। यहाँ तक ठीक है, इसी को याद रखिएगा। कोचिन शिपयार्ड M, गार्डन रीच A, इससे स्टार्ट होगा। यही हमारा क्लू है। फिर एक आया है आपका मनरेगा से, MGNREGS, ये वर्ड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको लागू करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। शिवराज सिंह, आपको याद होगा, थोड़ा पीछे चले जाओ, बारिश के मौसम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड, ये 3 स्टेट मेन थे जहाँ पे बारिश में ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। फ्लड भी आए थे, पहाड़ गिर रहे थे, लोगों को नुकसान हो रहा था। शिवराज सिंह चौहान गए थे आपके जम्मू कश्मीर और उन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में मनरेगा जो है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, फेमस वर्ड तो ये ना मनरेगा, तो मनरेगा के तहत 150 दिन का काम शुरू होगा जम्मू कश्मीर में। तो ये अप्रूवल फाइनली मिल गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। इसमें बहुत सारा चीज़ काम का है। ठीक है, तो पहले तो फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। एस का मतलब स्कीम होता है, ए होता तो एक्ट हो जाता। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये जो 150 मैंडेज का जो काम है ना, वो कितने पंचायत में होगा, 1962 पंचायत ऑफ जम्मू कश्मीर, जिनको फ्लड अफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके तहत ना रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर से कम से कम एक आदमी को, एडल्ट आदमी को, जो अनस्किल्ड वर्क करना चाहता है, यानी कि जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए नहीं, जो काम करना चाहता है उसको मिनिमम 100 डेज का वर्क गारंटी किया जाता है। ये 100 डेज का जो वर्क है ना, वो एक फिजिकल ईयर में होगा। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, तो 25-26 में उसको मिनिमम 100 डेज का काम दिया जाएगा और काम के बदले ना उसको दिया जाता है मिनिमम वेज। ये मिनिमम वेज क्या होगा, ये इसका नोटिफिकेशन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको लिंक किया गया है CPI है। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, ये उसके साथ इसको लिंक किया गया है। तो जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा उतना तो स्टेट गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, और उसके ज़्यादा जो है वो भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया जाता है मनरेगा में। लेकिन इस स्कीम के तहत, ठीक है, 2 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा 50 डेज का वर्क दिया जा सकता है। यानी कि नॉर्मल तो 100 डेज तो देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा 50 डेज का काम दिया जा सकता है। किस कंडीशंस में, अगर उस एरिया में आ गया है नेचुरल कैलामिटीज एंड ड्राउट्स, यानी कि अगर सरकार वहाँ पे घोषित कर दे कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्राउट हो गया, या नेचुरल कैलामिटी आ गया, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गया। प्राकृतिक आपदा क्या हो सकता है, भूकंप आपका आ सकता है, फ्लड वगैरह वगैरह। तो अगर ये चीज़ होगा तो फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा 50 डेज का और वर्क दिया जाएगा। इसीलिए कश्मीर में ना आपका ये 150 डेज का कर दिया गया है। दूसरा, एक्स्ट्रा 50 डेज का वर्क किसको दिया जाता है, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउस होल्ड्स।
ठीक है, लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड हु हैव गॉट पट्टास अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जिसको ज़मीन मिला है, और किसको, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जनजातियों को, जो रहते कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा 50 डेज का काम दिया जा सकता है। तो ये दो ही ऐसा रीजंस हैं, ये अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें एक्स्ट्रा 50 डेज का वर्क दिया जाता है मनरेगा में। मेन बात देखो यही बताना था, इसी को याद करना है, कौन से कंडीशंस में एक्स्ट्रा 50 डेज का काम दिया जाता है अंडर मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी एक बार क्विक रिकॉल कर लें। 2005 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम रखा गया था नरेगा। ये भारत का पहला कानून था जिसको कहा जाता है राइट टू वर्क, यानी कि अगर आप काम का अधिकार, इसका मतलब गांव में अगर एक एडल्ट है वो काम मांगता है तो पंचायत को वो काम देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ना पंचायत आपका इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो इसको पहला राइट टू वर्क का भी खिताब दिया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया था 2005 में, आप जानते हो यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, 2 फरवरी 2006 में जब इसको लॉन्च किया गया था, 2006 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसको पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था सिर्फ 200 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। देखो लॉ बना तो इसलिए देखो लास्ट में वर्ड क्या है, एक्ट, कानून, अधिनियम। अब क्योंकि लॉ बनने के बाद इस स्कीम को लागू किया गया ना, तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कानून का नाम उस समय तभी था नरेगा, लेकिन जब इसको लागू हो गया तो ये एक्ट की जगह स्कीम बन गया, तो इसको नरेगा, इसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। लेकिन आज भी देखो पॉपुलर क्या है, नरेगा ही बोलेंगे या मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत में जितने सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स थे सभी में आपका मनरेगा लागू कर दिया 1 अप्रैल 2008 से। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 2 अक्टूबर 2009 को इस एक्ट में ना संशोधन किया, अमेंड किया, और इसके आगे लगा दिया महात्मा गांधी। तो अब ये क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा हो गया। इसको मनरेगा हिंदी में बोल देते हैं ना। तो स्कीम क्या हो गया, एक्ट की जगह एस लग गया तो स्कीम का नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये देखो इसकी कहानी है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, एवरग्रीन है, कभी भी पूछ सकते हैं इसको। फिर यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेगा 21st G20 समिट मीटिंग इन 2026। ठीक है, आप जानते हो जो 20th G20 का समिट मीटिंग था ये होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। याद रखना G20 में एक ही कंट्री है अफ्रीका का, वो है साउथ अफ्रीका। इसका मतलब पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री ने आपका G20 का समिट होस्ट किया, और इसको होस्ट किया गया था कहाँ पे, जोहानिसबर्ग, ये है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, ये उसके होस्ट थे। इसमें मजे की बात क्या था, सिरिल रामाफोसा है ना, ये ब्लैक हैं। ठीक है, और आप जानते हो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, जिसमें जो वाइट पॉपुलेशन था उसने कानून बनाया था कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है वहाँ पे, वो वाइट के साथ नहीं बैठ सकते, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, और देश के सारे जितने सारे रिसोर्सेज थे सब पे वाइट का कब्जा था। बाद में साउथ अफ्रीका क्या हुआ, अपार्थाइड ख़त्म हुआ, फिर वहाँ पे रूल्स आ गए मेजॉरिटी का, तो मेजॉरिटी कौन थे, ब्लैक्स। और फिर इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म स्टार्ट किया। उन्होंने ब्लैक्स को भी कहा कि आपको भी शामिल किया जाना चाहिए नेशनल स्ट्रीम में, तो कोटा सिस्टम वगैरह लागू किया गया। इसलिए देखो कि साउथ अफ्रीका की टीम में ना पहले सिर्फ वाइट ही प्लेयर खेलते थे, अब कोटा सिस्टम है। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 5 या 6 जो है ना ब्लैक ही प्लेयर होंगे, हमेशा खेलेंगे ही खेलेंगे साउथ अफ्रीका की टीम में। जब
सिरिल रामाफोसा गए थे यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंसल्ट किया था सिरिल रामाफोसा का, और उसने कहा था कि आप वहाँ पे वाइट के खिलाफ काम करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम आपका बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे नहीं आए, लेकिन अब क्योंकि इसका रोटेशन चलता है तो इसलिए अगला जो समिट मीटिंग होगा ना वो यूएस में ही होगा। 3 मेन लीडर जो थे वो नहीं आए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन वो नहीं आए। पुतिन का ना आने का मेन कारण क्या है? पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी है ना, ये बैठता कहाँ पे? द हेग। हेग कहाँ है? नेदरलैंड्स में। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने पुतिन के खिलाफ एक वारंट निकाला है फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पे जो हमला किया उसमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे गए हैं। साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसका मेंबर है, तो अगर पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे तो फिर साउथ अफ्रीका को मजबूरी में पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए पुतिन साहब नहीं गए। ठीक है, इससे पहले भी ब्रिक्स का समिट हुआ था तो पुतिन साहब वहाँ नहीं गए थे, पुतिन वहाँ पे नहीं गए। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग भी नहीं गए। इनका जो ऑफिशियल बताया गया वो ये बताया गया कि ये बीमार हैं, चाइना में पावर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी जिनपिंग जो है ना इसकी पकड़ चाइना में ढीली होती जा रही है, इसलिए ये वहाँ से चाइना से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता, इस कारण भी जी जिनपिंग वहाँ पे नहीं गए थे। तो रशिया नहीं था, यूएस नहीं था और चाइना नहीं था वहाँ पे मेन लीडर्स। ठीक है, लेकिन इंडिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे पहुँचे थे जो भी इसके मेंबर्स हैं, ये तो याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए देखो है ना। अब थोड़ा सा जान लो किसके बारे में, G20 के बारे में जान लो। G20 जो है ना ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना था जो फोकस करता था इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे। ठीक है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं, और अभी भी ये पॉलिटिकली ज़्यादा नहीं करता है काम। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे रहता है। 1997 में जब ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था, थाईलैंड से जो स्टार्ट हुआ, साउथ कोरिया वगैरह में जो फैल गया, उसके बाद इस क्राइसिस के बारे में डिस्कशन करने के लिए G20 की स्थापना की गई थी। और शुरुआत में ना ये एक फोरम था फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। इसमें देखो G20 कहते हैं ना, लेकिन इसमें 19 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और एक था उस समय यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज को कैसे सेलेक्ट किया गया? इसमें थे G7, हम लोग 99 में हैं। G7 में कौन मेंबर होता है? G7 के मेंबर होते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फिर फ्रांस, फिर हो गया जर्मनी, फिर हो गया इटली। ठीक है, यूरोप से 4 देश हो गए। फिर एशिया से एक ही देश है जापान, फिर नॉर्थ से है आपका यूएस और कनाडा। ये 7 देशों का ये ग्रुप था जो उस समय माना जाता था वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका एक ग्रुप था, इसेंशियली ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप था। प्लस इसमें कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज को लाया गया। इमर्जिंग इकोनॉमीज में कौन कौन थे? इमर्जिंग इकोनॉमीज में थे रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, फिर आपका साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इन सबको शामिल करके बनाया गया था। शुरुआत का फोकस था इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे, लेकिन फिर बाद में ये मिलते गए, फिर डिसाइड किया गया कि अब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के मिलने से ही काम नहीं चलेगा, लीडर्स को भी मिलना चाहिए। तो जो पहला समिट मीटिंग हुआ था जिसमें इन सारे कंट्रीज़ के लीडर्स इकट्ठे हुए थे वो हुआ था 2008 में। ये हुआ था वाशिंगटन डीसी में। जॉर्ज बुश थे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उस समय ये किया गया। फिर उसके बाद ना जल्दी ये मीटिंग होती थी। 2011 में डिसाइड किया गया कि इसको ना जल्दी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हर साल मनाया जाएगा, हर साल इसको आयोजित किया जाएगा। तो 2011 के ऑनवर्ड्स G20 का ना एवरी ईयर समिट मीटिंग होने लगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो मेंबर्स कितने हैं, 19 कंट्रीज
और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। एक तो पहले से था यूरोपियन यूनियन। इंडिया में जो हुआ था G20 का समिट मीटिंग 2023 में, उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर इसका बनाया गया। तो मेंबर इसमें कितने हो गए? 19 कंट्री प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इसका मतलब टोटल मेंबर हम लोग कहें तो कितने हो गए? 21। लेकिन नाम अभी भी G20 ही दिया गया है इसको, जबकि मेंबर अब 21 हो गए। ठीक है। G20 में जैसा आपने देखा मेंबर कंट्रीज कितने होते हैं? 19 होते हैं। ये देखो लिस्ट है 19 मेंबर कंट्रीज का। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वगैरह हो गए। ये सारे मेंबर, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। काम का जो है ना आपके लिए, वो देखो ये वाला है, ये पोर्शन। वर्ल्ड का जो इतना ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से 85 पर जो कंट्रीब्यूशन होता है 85% का, वो G20 के मेंबर्स के द्वारा होता है। ठीक है। जितना इंटरनेशनल ट्रेड है वर्ल्ड में, उसका 75% जो है वो G20 कंट्रीब्यूट करता है। और वर्ल्ड का अबाउट 2/3 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो भी कंट्रीब्यूट करता कौन है? G20। अब देखो वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी क्या है? US। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी, है ना। फोर्थ पे देखो, इसमें IMF के डेटा को यूज़ किया जाता है, हर कोई वही यूज़ करता है। तो IMF के हिसाब से फोर्थ नंबर पे जो है ना वो अभी जापान है। और फिफ्थ पे कौन है? इंडिया है। फिफ्थ पे आपका इंडिया है। लेकिन भारत सरकार कहता है हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन IMF ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है। ठीक है। तो IMF लेकिन मानता है कि 2025 में इंडिया जापान से आगे निकल जाएगा, और एवरीबडी नोज। और IMF ने यह भी कहा है 2027 में इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। तो ये देखो वर्ल्ड के टॉप 5 इकॉनमी हैं। ठीक है। वो सारे G20 के मेंबर हैं। फिर देखो वर्ल्ड का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इन देशों में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में है? इंडिया। सेकंड पे कौन है? चाइना। और थर्ड पे कौन है? USA। वो भी मेंबर हैं G20 के। एक चीज़ और याद रखना, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। G20 का जो प्रेसिडेंसी है ना वो रोटेट करता है मेंबर्स में। जैसे इस बार प्रेसिडेंसी किसके पास था? साउथ अफ्रीका के पास। तो नेक्स्ट बार किसके पास चला जाएगा? वो US के पास चला जाएगा, अमेरिका के पास। G20 में उन्होंने रूल बना रखा है कि जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी संभालेगा उसको सपोर्ट करेगा एक ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब होता है 3। तो G20 में ट्रोइका में कौन कौन मेंबर होंगे? तो जो करंट प्रेसिडेंसी है, करंट प्रेसिडेंसी कौन हो गया? साउथ अफ्रीका। इसको हेल्प कौन करेगा? जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी जिसके पास था, प्रीवियस प्रेसिडेंसी किसके पास था? ब्राज़ील के पास। और इसको हेल्प कौन करेगा? जो अगला होगा। अगला कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस बार ब्राज़ील का ट्रोइका कौन था? सॉरी, साउथ अफ्रीका को कौन कौन हेल्प कर रहा था? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड पोर्शन, ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान रखना, आउट ऑफ द वे यही रहेगा। ठीक है। ये देखो G20 का जो मीटिंग हुआ था ना, वहाँ पे बहुत सारे नेता आए थे। वो 3 सिर्फ रशिया, चाइना और US को छोड़कर, इन नेताओं ने इसका फ़ायदा उठाया। और जोहान्सबर्ग का जो G20 समिट मीटिंग था उसके साइडलाइन पे कुछ मीटिंग्स किए गए। ये देखो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है। ये है मार्क कार्नी, ये प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? कनाडा के। और ये है एंथनी एल्बनीज, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक नया पार्टनरशिप लॉन्च करेंगे, और इस पार्टनरशिप का नाम क्या होगा? ACITI। A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, C स्टैंड्स फॉर कनाडा, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, T का मतलब है टेक्नोलॉजी, और I का मतलब हो गया इनोवेशन। देखो ये फुल फॉर्म पूछेगा। ACTI जो अभी न्यूज़ में था उसमें A का मतलब क्या, C का मतलब क्या, I का मतलब क्या, T का मतलब क्या, और फिर I का मतलब क्या। ठीक है। तो उस हिसाब से याद रखना। तो मेंबर कौन हो गया? इंडिया, सॉरी यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और ये हो गए कनाडा। ठीक है। इसका देखो मकसद क्या है? इसका मकसद है इन तीनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। किसमें? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन को सपोर्ट करेगा, ये काम करेगा क्लीन एनर्जी में, और मास एडॉप्शन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और फिर साउथ अफ्रीका में ही मीटिंग हुई किसकी?
इप्सा की। इप्सा होता है आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, एस ए स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, ये मोदी साहब हैं। और ये जो है ना ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं इनासियो लूला डी सिल्वा। ये तीनों मिले और यहीं पे आपकी मीटिंग हो गई, इप्सा की लीडर्स की मीटिंग हो गई। ठीक है, इप्सा के बारे में जान लो। ये ना फाउंड किया गया था 2003 में। ये बेसिकली 3 डेमोक्रेसी का एक ग्रुप है। एशिया से हो गया इंडिया, साउथ अमेरिका से हो गया ब्राज़ील और अफ्रीका से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, उनका ये ग्रुप है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना वो 2006 में हुआ था, समिट मीटिंग सॉरी, जहाँ पे तीनों लीडर इकट्ठे हुए थे तीनों देश के, वो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, इप्सा का भी ना कोई अपना हेडक्वार्टर या परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल रहेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कौन कौन इसके मेंबर हैं, और फिर ये सब याद रखना, सिरिल रामाफोसा कौन है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा कौन है, मोदी साहब तो आप जानते हो। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2nd एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव। ये कहाँ पे किया गया था? राष्ट्रपति निलायम इन सिकंदराबाद। ठीक है, अब देखो इस तरह का चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना इनॉग्रेट किसने किया? प्रेसिडेंट मुर्मू ने। वह कहाँ पे था? राष्ट्रपति निलायम। ये कहाँ पे? सिकंदराबाद। ये हैदराबाद का ट्विन सिटी माना जाता है तेलंगाना में। फिर पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइज किसने किया। इसको ऑर्गेनाइज किया है राष्ट्रपति निलायम इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका मतलब 3 मिनिस्ट्री था भारत सरकार का, कल्चर, टेक्सटाइल एंड टूरिज्म उसके साथ कोलैबोरेशन में किया गया। इस बार फोकस एरिया किस पे था? जैसे लास्ट ईयर जो था ना वो फोकस था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे, इस बार फोकस था आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसका मतलब वेस्टर्न इंडिया जो है ना उस पर फोकस किया गया था, उनके कल्चरल हेरिटेज वगैरह को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो आउट ऑफ द वे कह सकते हो या स्टडी कह सकते हो, ये राष्ट्रपति निलायम होता क्या है, बस ये समझना है। देखो कभी शायद आपने सुना होगा विंटर रिट्रीट एंड समर रिट्रीट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ों राजधानी तो दिल्ली बन गया था 1911 में, अनाउंस हुआ था 1911 में दिल्ली बनेगा आपका राजधानी। ठीक है, अंग्रेज़ों, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ यहाँ से जो होता था ना गवर्नर जनरल, वो शिफ्ट कर जाता था शिमला। शिमला में इन्होंने अपना एक महल बना रखा था, उसको कहते थे वाइसरॉय लॉज। ठीक है, वाइसरॉय लॉज बोलते थे शिमला में। तो जो गवर्नर जनरल था ना वो दिल्ली से गर्मी से बचने के लिए चला जाता था आपका शिमला, उसको कहते थे समर रिट्रीट। इसका मतलब जो ऑफिशियल काम होगा गवर्नर जनरल का, यानी कि उसका सारा स्टाफ वगैरह सब वहाँ चला जाता था और ऑफिशियली वहीं से काम करते थे। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो वाइसरॉय लॉज का नाम बदल के उसका नाम कर दिया गया क्या राष्ट्रपति, है ना, नाम चेंज कर दिया गया ना, राष्ट्रपति निवास कर दिया गया है उसका। ठीक है, उसको कहते हैं समर रिट्रीट ऑफ द प्रेसिडेंट, विंटर रिट्रीट। ये जो है ना ये सिकंदराबाद में है। इसको बनाया था हैदराबाद ऑफ निज़ाम, है ना, जो निज़ाम थे हैदराबाद के उसने बनाया था, ये उनका महल था। बाद में जानते हो 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और फिर हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। भारत सरकार ने निज़ाम का यह महल हथिया लिया, उससे ले लिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और निज़ाम का जो महल था उसका नाम रख दिया गया राष्ट्रपति निलायम। तो वो ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू किया गया है। कुछ दिन के लिए देखिएगा द्रौपदी मुर्मू या जो भी प्रेसिडेंट होती हैं वो समर में चली जाते हैं शिमला और फिर विंटर में चली जाती हैं कहाँ पे, सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलायम में। पिछले साल से उन्होंने शुरू किया है कि राष्ट्रपति निलायम जो होगा सिकंदराबाद में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है भारतीय कला महोत्सव। उसी का ये 2nd एडिशन था। मेन देखो बताना था समर एंड विंटर रिट्रीट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, शिमला और सिकंदराबाद, ये याद रखना है।
फिर इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। इस एग्रीमेंट को कह रहे हैं वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भारत और इजराइल के बीच में जो फ्री ट्रेड टॉक्स होगा ना, उसकी रूपरेखा ये तैयार कर रहा है। ये गए हुए थे, ये देखो पीयूष गोयल साहब हैं, ठीक है। ये भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। ये गए हुए थे इजराइल, और यहाँ पे पीछे देखो डेट भी है 20th का। तो 20th का है तो अभी क्यों हम इसको कवर कर रहे हैं? ऐसे बीच में तो कुछ न्यूज़ छूटा ही है, इसलिए क्योंकि कल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। उसने कहा था कि हम और इजराइल एग्री हो गए हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, ताकि आगे के लिए हम दोनों देश फ्री ट्रेड टॉक्स कमेंस कर सकें, ठीक है। इसीलिए कहा गया था। तो इस साइन किसने किया था? पीयूष गोयल साहब ने, और इजराइल के जो मिनिस्टर थे नीर बरकत। ये इजराइल में साइन हुआ था, तेल अवीव में, भारत में नहीं हुआ था, यही ध्यान रखना। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि इसमें सेंसिटिव सेक्टर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। सेंसिटिव सेक्टर्स में उन्होंने कुछ का नाम भी बता दिया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, और ये ना थोड़ा सा व्यापक होगा। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होगा मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, कस्टम प्रोसीजर्स, कोऑपरेशन फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ईजिंग नॉर्म्स टू प्रमोट ट्रेड इन। इसका मतलब ना ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, फ्री ट्रेड से भी ज़्यादा बड़ा होगा ये। तो फ्री ट्रेड क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होता है, ये काइंडली आज एक वीडियो अपलोड हुआ है रिगार्डिंग फ्री ट्रेड इंडिया इजराइल के बारे में, उसको डिटेल से आप देख लो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स में आ जाओ। ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का मेंस का सिंगल्स टाइटल। और सबसे मजे की बात क्या है, लक्ष्य सेन का ये पहला टाइटल है 2025 में, ठीक है। लेकिन ये इस साल 2025 में किसी भारतीय के द्वारा जीता गया, BWF होता है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये दूसरा टूर्नामेंट जीता गया है। यानी कि पूरा जो इस साल 2025 निकल हो गया, सिर्फ 2 ही ऐसा टूर्नामेंट था BWF का जिसको भारतीयों ने जीता। एक लक्ष्य सेन ने जीता और दूसरा जीता था आपका आयुष सेठी ने। उसने जीता था, आयुष सेठी ने, US ओपन सुपर 300 टाइटल इन जून 2025, ठीक है। मतलब बैडमिंटन में, मेल बैडमिंटन में स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है। लक्ष्य सेन किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स के फाइनल में किसको हराया? योशुई तनाका। या फिर ऐसे पूछेगा, योशुई तनाका को हराकर लक्ष्य सेन ने जीता आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स टाइटल। योशुई तनाका किस देश के हैं? तो ये हैं आपके जापान के, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑप्शन दे देगा ना ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ हुआ था, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ वगैरह दे देगा। तो ये हुआ था कहाँ पे? सिडनी में। 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है। स्टैटिक का पोर्शन कर लें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये क्या है? 1934 में ना इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बनाया गया था, जो वर्ल्ड बैडमिंटन का गवर्निंग बॉडी है। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको कर दिया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया में। 202 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? कुनियंग पतमा लीस, पता नहीं क्या है, ठीक है। ये थाईलैंड की महिला है जो इसकी प्रेसिडेंट है। यहाँ तक क्लियर है? और हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलालमपुर मलेशिया, इतना याद रखिएगा। स्पोर्ट्स में ही आपने सुना ही होगा, भारत की वुमेन टीम ने आपका जीत लिया है ब्लाइंड वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये आपने सुना ही होगा। इसमें काम का चीज़ है जिसको हाईलाइट करना है। पहला, इंडिया ने फाइनल में किसको हराया? नेपाल को। ये नहीं पूछेगा विकेट्स, 1000 में से एक भी चांस है कि वो विकेट से, कितने विकेट से हराया पूछेगा। नॉर्मल अच्छे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि किसको हराया, नेपाल को हरा दिया, ठीक है। ये फाइनल कहाँ हुआ था? पी सारा ओवल स्टेडियम इन कोलंबो, श्रीलंका में फाइनल हुआ था। इंडियन टीम की कैप्टन कौन है? दीपिका TC, कर्नाटका की है, लेडी है ये। थोड़ा सा जान लो T20 वर्ल्ड विमेंस ब्लाइंड चैंपियनशिप के बारे में। नॉर्मली
क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है आईसीसी, ठीक है, ये गवर्निंग बॉडी है। हर वर्ल्ड कप देखोगे आईसीसी करता है, यहाँ पे सावधान रहना। इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, यानी कि बीसीसीआई भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स इन इंडिया उसने इसको होस्ट किया था। तो एक चीज ये याद रखना है। दूसरा, इसको को होस्ट किया था किसने? इंडिया और श्रीलंका ने। इसको 2 फेज में खेला गया। पहला फेज में ना भारत में कुछ मैचेस खेले गए, भारत में मैच खेले गए दिल्ली और बेंगलुरु में, दिल्ली और बेंगलुरु में। फिर उसके बाद टूर्नामेंट ना शिफ्ट हो गया श्रीलंका, श्रीलंका में खेले गए। फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल भी श्रीलंका कोलंबो में खेला गया था, इसीलिए देखो फाइनल कोलंबो में हुआ था। और कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, एंड यूएसए, 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान रखना। तो पहला इसमें क्या ध्यान रखना है? कैप्टन कौन थी? इसको होस्ट किसने किया था? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स इन इंडिया। थर्ड याद रखना, को होस्ट था इंडिया और श्रीलंका। कुछ मैच भारत में खेले गए दिल्ली और बेंगलुरु में। फिर उसके बाद ये टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया श्रीलंका में, सारे मैच कोलंबो में हुए, सेमीफाइनल फाइनल भी कोलंबो में हुआ। 6 टीम ने भाग लिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड यूएसए, ठीक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फेमस एक्टर was also known as the He-Man of Bollywood? A. जितेंद्र, B. सुनील दत्त, C. सनी देओल, D. धर्मेंद्र, E. दारा सिंह। ये भी एक तरीका होता है जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछ के इस तरह से पूछ लेंगे। आप जानते हो ये कौन है? धर्मेंद्र साहब हैं। Which of the following regarding the G20 is not correct? ठीक है, फर्स्ट, the members of the group represent 85% of global gross domestic product, over 75% of international trade, and about 2/3 of the world population. B. It has 19 countries and 1 regional group, European Union, as members. C. It was set up as an informal group in 1999 to discuss global economic issues. D. The United States of America will host the 21st G20 summit meeting in 2026. None of these. नॉट करेक्ट है, वो पूछ रहा है। देखो पहला तो ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, बी देखो 19 कंट्रीज एंड 1 रीजनल ग्रुप, यूरोपियन यूनियन नहीं, रीजनल ग्रुप में एक और कौन है? अफ्रीकन यूनियन, इसीलिए गलत कौन सा है? बी। थर्ड देखो, in which state union territory has the Union Ministry of Rural Development notified 150 man days of work under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? A. Uttarakhand, B. Himachal Pradesh, C. Jammu Kashmir, D. Assam, E. None of these. आप जानते हो आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। फोर्थ, which of the following countries is not a member of the recently launched ACITI, which seeks to deepen collaboration in emerging technologies and the mass adoption of AI? AICITI का मेंबर कौन नहीं है? नॉट पूछ रहा है। A. इंडिया, B. ऑस्ट्रेलिया, C. कनाडा, D. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, E. नन ऑफ दीज। सिंपल सा है, A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, C स्टैंड्स फॉर कनाडा, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, US तो है ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज नॉट करेक्ट? फिर नॉट करेक्ट है। A. 8 teams participated in the World Cup. B. Deepika TC was the captain of the Indian team that won the World Cup. C. It was co-hosted by India and Sri Lanka. D. The final and semi-finals were held in Colombo, Sri Lanka. E. None of these. Not correct पूछ रहा है। आप जानते हो इसमें 8 नहीं 6 टीम्स थे, 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए इज नॉट करेक्ट। आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है, फिर कल
एक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे तो निकालेंगे करंट अफेयर्स करके, और कुछ एक और भी टॉपिक उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।